गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर के उद्देश्य है उसकी अवधारणा को हम कैसे समझें, जेंडर और एवं लिंग की अवधारणा की व्याख्या कैसे करें, पितृसत्ता एवं इसमें निहित विषमताओं को जानेंगे। स्त्रीत्व और पुरुष तत्व की अवधारणाओं का रचनात्मक अध्ययन करेंगे। जेंडर रूढ़िवाद सहित समाज में निहित विषमताओं का विश्लेषण कर इसके स्वरूप को समझेंगे। धूर जिसे रेडिकल नारीवादी एवं समाजवादी दृष्टिकोण को भी हम समझेंगे। जेंडर महिलाओं का मुद्दा नहीं अपितु यह सभी लोगों का मुद्दा है। स्त्रीत्व को पुरुष तत्व से अलग रखकर नहीं समझा जा सकता। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार महिला एवं पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक की रचना एवं क्षमता दूसरे की रचना एवं क्षमता को प्रभावित करती है। नैसर्गिक सच्चाई है कि सृष्टि की रचना नर एवं मादा अथवा स्त्री एवं पुरुष से हुई है। दोनों ही रचना विधान में महत्वपूर्ण है। किसी एक के द्वारा यह संसार नहीं बसाया गया है। उतना ही यह भी सत्य है कि शारीरिक गठन मजबूत होने के कारण पुरुष ने प्रकृति के क्रियाकलापों एवं जीव जंतु आदि पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। इसलिए विश्व में नारी पुरुष से दबी हुई या अधीन रही है। जेंडर संबंध ना ही प्राकृतिक है और न प्रदंत, यह तो निर्मित है ताकि असमान संबंध प्राकृतिक नजर आए और इसे केवल प्राकृतिक समाज के दबाव में ही बनाया जा सकता है। इस प्रकार लड़की एवं लड़कियों पर समाज द्वारा बनाए गए स्त्रीत्व एवं पुरुष तत्व के नियमों का दबाव होता है। जेंडर सर्वाधिक प्रचलित असमानता का प्रकार है जो सभी स्तर, जाति एवं समुदाय में क्रियाशील है। जेंडर सभी अनुशासनों से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान निर्माण के मूल में विद्यमान है और यह सामान्यतः मानव संबंधों में निहित है एवं इसका शिक्षा में विशिष्ट स्थान है। आधुनिक युग में जेंडर के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। जेंडर 3 दशकों से भारत की नीति निर्धारण, पाठ्यचर्या निर्माण में एक महत्वपूर्ण अवयव रहा है। जेंडर को मुख्यतः लड़कियों या स्त्री के परिप्रेक्ष्य में रखकर ही देखा गया है। इसे एक अवयुक्त वर्ग के रूप में देखा गया है जो किसी भी मुद्दे से अलग है। उन्हें समान सुविधा देने के संदर्भ में भी देखा गया है। शिक्षा में जेंडर समानता एक जटिल सोच है जो शिक्षा की प्रकृति एवं गुणवत्ता से जुड़ी है और इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार शिक्षा लड़कियों को अपने पसंद के विकल्प को चुनने एवं अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में सक्षम बनाती है। जेंडर एक सामाजिक सवर्ण कोटि है जो कि जैविक नहीं है। समाज ने व्यक्ति के लिए मुखौटों के रूप में लिंग आधारित कुछ विशेष कार्य सौंप दिए हैं, जैसे एक महिला या पुरुष को समाज में कैसा व्यवहार करना है, जिसके कारण यह विशिष्ट वर्गों में विभाजित है, अन्यथा यह जैविक वर्ग ही रहता। जेंडर का एक संबंध एक और पहचान से है तो दूसरी ओर सामाजिक विकास की प्रक्रिया के तहत स्त्री पुरुष की भूमिका से है, जहां मनुष्य और मनुष्य के बीच अंतर किया गया है और एक को स्त्री और दूसरे को पुरुष कहा गया है। जेंडर के संबंध में विस्तार से बात करने से पहले कुछ बातें विमर्श के संदर्भ में हो जाए। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक सूचना है जो ज्ञान के रास्ते से होकर गुजरता है और हमें सोचने समझने का नजरिया देता है। कमला भासिन के अनुसार जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक रूप में स्त्री पुरुष को दी गई परिभाषा है, जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों ही सामाजिक भूमिका में विभाजित करता है। यह समाज की सच्चाई को मापने और राजनीतिक समस्याएं हैं और उनका संबंध जेंडर से है। जेंडर लिंग आधारित श्रम का विभाजन है जिसे पितृसत्ता ने सामाजिक अनुशासनों द्वारा तय किया, जिसकी संकल्पना को परिवार और आर्थिक आधार पर खोजना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जेंडर एक विश्लेषणात्मक श्रेणी है जो सामाजिक संरचना व उसके जटिल व्यवहारमूलक संबंधों को स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों से जानने का प्रयास करता है। शर्मिला रेंगे जेंडर को विचार की प्रक्रिया मानती है, साथ ही ऐसा वर्ग है जिसने कुछ संबंधों को रखा जाए और उनसे निर्मित संबंधों को जाना जा सके। उमा चक्रवर्ती भी सामाजिक संरचना को स्त्री की निर्मित का कारण मानती है। स्त्री का परिवेश उसकी पराधीनता की प्रकृति को तय करता है। जेंडर की पहचान कैसे करें? व्यवहारिक कार्य क्षेत्र के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जैविक तत्व के आधार पर, गुण के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। और जेंडर निर्माण में जो सहायक तत्व है वो है अभिभावक, परिवार, समुदाय, समाज, खेल, सामाजिक तौर तरीके, विद्यालय। और जेंडर भिन्नता के कारण है अशिक्षा, पितृसत्ता, गरीबी, रूढ़िवादी विचारधारा, धार्मिक। जेंडर के समीक्षात्मक पक्ष को जब हम देखते हैं तो यह समझ विकसित होती है कि जेंडर महिला एवं पुरुष को अलग एवं असमान भूमिका में रखती है और विशेष विशेषण स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग आवंटन करती है। व्यवहारिक रूप में यह स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग को कार्य एवं विश्लेषण के आधार पर विभाजित करती है, जो कि असमान संबंध को प्राकृतिक दिखाती है। जेंडर निर्मित है ना कि प्रदंत। अगर हम अपना परिप्रेक्ष्य बदल दें तो हम यह महसूस करेंगे कि जेंडर असमानता न होकर प्रभुत्व की अवधारणा बन गई है और तब जेंडर प्राकृतिक से प्रश्नात्मक की ओर जाती है। जेंडर संबंध स्थिर नहीं है, यह संस्कृति एवं समय के अनुसार बदलते रहते हैं। यह गतिशील है और स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की नई परिभाषाएं समय और परिस्थिति को अनुसार बदलती रहती हैं। इस प्रकार जेंडर की प्रकृति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जेंडर की अवधारणाओं को बदलने के लिए शिक्षा एक विशिष्ट उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है। जेंडर और लिंग। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, सोशियो कल्चरल वर्ड है, जो सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति से कार्य का संबंध है, जहां पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह जेंडर को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है। जेंडर असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में मान्यता दी जाती है, वो पुरुषों की अधीनस्थ स्थिति में होती है। वो घर और समाज दोनों में जेंडर को जेंडर ही लिखा जाना चाहिए, लिंग का अनुवाद नहीं है, जैसे सेक्स का अनुवाद ही लिंग है। शोषित, अपमानित, आक्रमित और भेदभाव से पीड़ित होती हैं महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का ये अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है। यदि सामाजिक संदर्भों में इसे हम देखने का प्रयास करें तो जेंडर का संबंध सामाजिक निर्मित
से है। जिस तरह भाषा में शब्दों के वर्गीकरण के लिए उनके सामाजिक व्यवहार को आधार बनाया गया है और उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग व नपुंसकलिंग के रूप में विभाजित किया गया, उसी प्रकार सामाजिक संरचना में जेंडर को सामाजिक प्रक्रिया के तहत स्त्री और पुरुष की निर्धारित भूमिकाओं में ढाला गया। स्त्री और पुरुष दोनों ही जैविक संरचना है और यह सत्य है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन इनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भूमिका का निर्धारण जब किया जाता है तो इनके अपने स्वतंत्र अस्तित्व पर प्रश्न अंकित हो जाता है, जिसका जवाब जेंडर देता है। यह केवल लिंगों के बीच के अंतर को नहीं बताता, वरन सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तर पर सत्ता से इसकी संबंध को भी परिभाषित करता है। सत्ता से लिंग व जेंडर का संबंध केवल आज के संदर्भ को ही नहीं बताता, बल्कि इतिहास में स्त्री की भूमिका से उसे जोड़कर देखता है। पितृसत्ता क्या है? प्राचीन काल से भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। समाज में प्रचलित रीति रिवाजों के कारण पितृसत्ता आज भी विद्यमान है। समाज में मानव जाति को दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है पुरुष वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग। चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवहारिक कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह यह लिंग भेद नजर आता है। प्राचीन काल से 3000 वर्षों से हम देखें तो वेदों, ग्रंथों, पुराणों में सभी जगह पुरुष की प्रधानता के प्रमाण मिलते हैं। महिला की स्थिति प्राचीन काल से लेकर आज तक विचारणीय है। पुरुष को समाज में, परिवार में सभी जगह प्रधान माना जाता था। जैसे किसी नगर का शासक पुरुष होता था। नारी को शुरू से ही दासी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसका प्रमुख कार्य अपने परिवार एवं समाज के नियमों, आदर्शों का आस्था के साथ पालन करना तथा परिवार के अंदर रहकर बच्चों की देखभाल करना था। नारी का शोषण प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। सभी धर्मों में नारी का स्थान अत्यंत दयनीय था। उनको हमेशा हेय या निम्न दृष्टि से देखा जाता था। जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ के पंडित, मुस्लिम में मौलाना, मुल्ला, सिख में गुरु, ईसाई में पोप, फादर, ये सभी उदाहरण समाज में पुरुष की प्रधानता को प्रदर्शित करते हैं। समाज की दृष्टि से महिला का जन्म केवल घर के कामकाजों के लिए हुआ है। समाज में व्याप्त कई रीति रिवाज जैसे पिंडदान करना, अंतिम संस्कार, उपनयन संस्कार आदि पुरुषों को करने का अधिकार है, महिलाओं को नहीं। जब परिवार में कोई लड़की जन्म लेती है तो उसका लालन पालन लड़कों से अलग होता है। उसे लड़कों से कमजोर समझा जाता है। उसे अगर बाजार भी जाना होता है तो उसके साथ कोई भाई या पिता जाते हैं। अतः परिवार ही लड़कियों को यह एहसास कराता है कि वे कमजोर हैं, जिससे उन्हें दूसरों पर निर्भर होने की आदत पड़ जाती है। इस प्रकार परिवार ही जेंडर भेद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पितृसत्ता शब्द अंग्रेजी के पैट्रियार्की का हिंदी रूपांतरण है, जो पैट्रियार्क से बना है। पैट्रियार्क का अर्थ प्रतिधर्माध्यक्ष होता है। सीमन दी बुवर के अनुसार औरत जन्म नहीं लेती बल्कि बना दी जाती है। पितृसत्ता से आशय परिवार में पिता की सर्वोच्चता तथा उसके प्रशासन की प्रमुखता को दर्शाता है। यह शब्द कहे हैं फायरस्टोन ने। पितृसत्ता की भूमिका संपत्ति का अधिकार। परिवार में लड़कियों एवं लड़कों में संपत्ति का अधिकार बराबर नहीं होता है। लड़की होना लड़कियों को शुरू से ही पराया धन समझा जाता है, निम्न दृष्टि से देखा जाता है। शादी के लिए कोई चुनाव नहीं होता। शिक्षा में जेंडर। लड़कों को तकनीकी कौशल के लिए शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। लड़की की पवित्रता। परिवार में लड़कियों को शुद्ध रूप में देखा जाता है, इसलिए उसको परिवार के आदर्शों, नियमों की शिक्षा दी जाती है। उसको घर के काम के लिए तैयार किया जाता है। लड़की को उपलब्धि प्राप्त करने की नजर से नहीं देखा जाता है एवं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन ईमानदारी से करें। इस प्रकार पितृसत्ता की भूमिका निम्न जगह पर देखी जा सकती है: परिवार में, विद्यालय में, हिंसा में, आर्थिक संरचना में, समाज में, शिक्षा में, प्रशासन में, यौन शोषण में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज भी पितृसत्ता की भूमिका हमारे समाज में विद्यमान है। नारीवाद की जड़ें पितृसत्तात्मक व्यवस्था में है। इस व्यवस्था में पुरुष का एक अधिकार स्त्री, बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों पर होता है। नारी पर उसका वर्चस्व कठोर रूप में रहता है। वह उसकी अनुमति के बगैर कुछ नहीं कर सकती है। स्त्री पुरुष के अधीन रहकर परिवार का कार्य करती है। वर्चस्व की इस धारणा का साधारणीकरण नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे परिवार मिलते हैं जहाँ नारी पर पुरुष का दबाव ना के बराबर होता है। फिर भी समाज में यह एक आम धारणा बन गई है कि पुरुष स्त्री से अनेक मामलों में श्रेष्ठ है। उमा चक्रवर्ती पितृसत्तात्मक व्यवस्था के संबंध में लिखती हैं: पितृसत्ता को, जिसके जरिए अब संस्थाओं के एक खास समूह को पहचाना जाता है, सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुष का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उसका शोषण व उत्पीड़न करते हैं। पितृसत्ता को एक व्यवस्था के रूप में देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पुरुष और स्त्री के बीच शक्ति एवं हैसियत में असमानता के लिए जैविक निर्धारणवाद, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की मत को खारिज करने में सहायता मिलती है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष का वर्चस्व कोई व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि यह एक व्यापक संरचना का अंग है। इसमें कोई तो मत नहीं कि पितृसत्ता के बीच आर्थिक सामाजिक संरचना में ही मौजूद है। पृथक से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नारी पर थोपी गई है, बल्कि यह उस संरचना और व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है जिस पर पुरुष की सत्ता आर्थिक संसाधनों पर काबिज हो गई और स्त्री उसके अधीन बन गई। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अर्थ रूप में जो शक्तिशाली है वह समाज और विभिन्न संस्थाओं पर अधिकार कर लेता है। यह कल भी सत्य था और आज भी सत्य है, क्योंकि अनेक आर्थिक सामाजिक बदलावों के बावजूद भारत में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। उमा चक्रवर्ती सवर्ण पितृसत्ता के संबंध में लिखती हैं: ब्राह्मणवादी पितृसत्ता नियमों और संस्थाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें जाति और जेंडर एक दूसरे से संबंधित है और परस्पर एक दूसरे को आकार प्रदान करते हैं, और जहां जातियों के बीच की सीमाएं बनाए रखने के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस ढांचे के पितृसत्तात्मक नियम सुनिश्चित करते हैं कि जाति व्यवस्था को बंद जातीय यौन विवाह संबंधों के जातिक्रम का उल्लंघन किए बिना बनाए रखा जा सकता है। महिलाओं के लिए ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक कानून उनके जातीय समूह के अनुरूप एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसमें महिलाओं की यौनिकता पर सबसे कठोर नियंत्रण ऊंची जातियों में पाया जाता है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के कायदे कानून अक्सर शास्त्रों से लिए जाते हैं। ये विशेषकर उच्च जातियों को वैचारिक आधार प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें निचली जातियों द्वारा भी आत्मसात कर लिया जाता है। वास्तव में यदि समाज के उच्च शिक्षित सवर्ण महिलाओं के पारिवारिक ढांचे तथा महिलाओं के क्रियाकलापों का विश्लेषण किया जाए तो इन परिवारों की स्त्रियां अनेक प्रकार की बंदिशों से बंधी होती हैं। वे धनी होते हुए भी आर्थिक रूप से पति पर निर्भर रहती हैं। धर्म के कठोर नियमों का लबादा इतना भारी होता है कि उतार फेंकने का साहस जल्दी नहीं होता। स्त्रीत्व और पुरुषत्व। जेंडर विभाजन की प्रक्रिया के 3 रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग या उभयलिंग, न्यूटर जेंडर का प्रयोग मिलता है। तो हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग केवल 2 रूपों का प्रयोग मिलता है। वही वैदिक संस्कृत में देखें तो एक तीसरा लिंग नपुंसकलिंग, उभयलिंगी का प्रयोग भी भाषा में देखा जा सकता है। पश्चिम में तीसरे न्यूटर जेंडर विभाजन का आधार स्त्रीत्व और पुरुषत्व के समाज में निर्धारित गुणों से अलग स्वतंत्र पहचान का होना था।
तो वही संस्कृत में तीसरे लिंग से अभिप्राय स्त्री तत्व व पुरुष तत्व के गुणों के साथ होना था, जो आज भी भाषा विज्ञान में देखा जा सकता है। स्त्री तत्व व पुरुष तत्व शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अरस्तु ने कहा कि ग्रीक विचारक प्रोटागोरस ने ही भाषा में स्त्री तत्व, पुरुष तत्व और न्यूटर न्यूटर शब्दों का प्रयोग संज्ञा के वर्गीकरण के संदर्भ में किया। भाषा में जेंडर की यह विभाजन प्रक्रिया व्यवहारमूलक थी, जैसा कि चार्ल्स हॉकेट ने कहा, शब्दों के व्यवहार के आधार पर संज्ञा का वर्गीकृत विभाजन जेंडर है। भाषा के संदर्भ में भले ही जेंडर का प्रयोग शब्दों के व्यवहारमूलक प्रयोग पर आधारित था, लेकिन सामाजिक संदर्भों को भी भाषा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। स्त्री तत्व की विशेषता है कि नम्रतापूर्वक बातें करना, शालीन पोशाक, घरेलू या पारिवारिक कार्य करने में दक्ष, घर से बाहर निकलने का समय का विशेष समय होता है, मातृत्व गुण, भावुक होती हैं जैसी विशेषताएं स्त्रियों के साथ जुड़ी होती हैं। और पुरुष तत्व की विशेषता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा कम रोते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, घर से बाहर निकलने का विशेष समय नहीं होता है, ये स्त्रियों की अपेक्षा कम भावुक होते हैं। ये सभी विशेषताएं स्त्री तत्व एवं पुरुष तत्व से जुड़ी होती हैं। फिर है जेंडर रूढ़ियाँ, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। रूढ़िवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के समाज को कुछ पूर्व प्रचलित और सामान्यकृत मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर तो कभी अपने आसपास उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों के द्वारा रूढ़िवाद का निर्माण करता है। रूढ़िवाद प्रायः परंपरा पर आधारित होता है एवं समाज में आ रहे आधुनिक बदलावों में अवरोध उत्पन्न करता है। यह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों में पाया जाता है, परंतु सामान्यतः इसका नकारात्मक रूप ही प्रचलित है। पुरुषों के बारे में पारंपरिक धारणा है कि पुरुष सक्रिय है, फुर्तीला है और उसकी सोच स्पष्ट है। इन्हें पुरुषों के प्राकृतिक गुणों के रूप में देखा जाता है, जो सकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। जबकि पारंपरिक सोच के अनुसार महिलाओं को निष्क्रिय, सुस्त और अस्पष्ट या रहस्यात्मक विचारों वाली माना जाता है। ये गुण प्राकृतिक रूप से नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। यह परंपरागत सोच उनके जैविक अंतर के कारण उपजी है, जिसके अनुसार पुरुष सक्रिय प्रदाता है और महिला निष्क्रिय धारक है। यह परंपरावादी लोगों की सोच है। जेंडर सामाजिक रचना है जो कि समाज में महिला एवं पुरुषों के मध्य अंतर स्थापित करने के उपयोग में आते हैं। इसकी उत्पत्ति महिला एवं पुरुषों की भूमिका निर्धारण, व्यवहार, क्रियाकलापों आदि के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के मन में महिला एवं पुरुषों के विषय में कुछ सोच एवं अभिवृत्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम जेंडर रूढ़िवाद कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप रिफर टू द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेट्स। इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जेंडर रूढ़िवाद के उदाहरण हैं, जैसे अवयव है परिवार, तो परिवार में पुरुष को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र मिलता है, भरण पोषण करने वाला माना जाता है, ब्रेड विनर, कमाई करने वाला, साहसिक प्रकृति वाले, अधिकांशतः लड़के बंदूक एवं कार से खेलते हैं। वहीं महिला एक निजी अधिकार क्षेत्र के अंदर आती है, गृह कार्य करने वाली होती है, होम मेकर, घर एवं बच्चों की देखभाल करने वाली होती हैं, ध्यान रखने, परवाह करने वाली, गुड़ियों से खेलने वाली। और जब राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र जब देखते हैं तो पुरुष आकस्मिक स्थिति में निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं, वही महिलाओं को भावुक समझा जाता है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के हिसाब से पुरुष दृढ़, मजबूत, कठोर, तार्किक और तर्कसंगत होते हैं, वहीं महिला नाजुक, सरल, डरपोक, विनम्र, निष्क्रिय होती हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में पुरुष छोटे बाल, समान जेंडर के साथ दोस्ती, आदर्श पोशाक का स्वरूप पैंट शर्ट, वहीं महिला लंबे बाल, आदर्श पोशाक का स्वरूप साड़ी सलवार सूट। और धार्मिक क्षेत्र में पुरुष कम धार्मिक एवं अत्यात्मिक होते हैं और महिला को अधिक धार्मिक एवं अत्यात्मिक माना गया है। संबंध क्षेत्र के अनुसार अवैयक्तिक, खुले विचारों वाला, लक्ष्य उन्मुखी, अपने बारे में सोचने वाला, सेल्फ ओरिएंटेड माना जाता है। वहीं महिला को वैयक्तिक समझना, अंडरस्टैंडिंग, ध्यान रखने वाली, पालन पोषण करने वाली ऐसा माना जाता है। जेंडर रूढ़िवाद को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैविक भिन्नताएं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, धर्म, भाषा, समाजीकरण प्रक्रिया, परिवार, शिक्षा, समुदाय, परंपरागत प्रथाएं। तो जेंडर रूढ़िवाद को मिटाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें है बच्चों के पालन पोषण के तरीके। यह इस प्रकार होना चाहिए कि जिसमें लड़की एवं लड़कियों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद ना हो, जैसे खिलौने खेलना, घर के कार्य दोनों को समान रूप से करना सिखाना चाहिए। सेकंड है सामाजिक प्रक्रिया, समाजीकरण की प्रक्रिया। अधिगम, प्रशिक्षण एवं उम्मीदें दोनों से बराबर होनी चाहिए, जैसे घर के कार्य सिर्फ लड़कियों से ही ना कराकर लड़कों से भी कराना चाहिए। लड़कियों को भी स्वतंत्र रहने का अवसर देना चाहिए, उन्हें भी घर से बाहर के कार्य करने को देना चाहिए। तार्किक एवं सही सोच का निर्माण करना चाहिए, दोनों में भेदभाव न करके सही एवं गलत का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। शिक्षा, दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए, स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा समान अवसर प्रदान करना चाहिए, दोनों को समान रूप से प्रेरित करना चाहिए। लड़कियों को समूह का नेता बनने का मौका देना चाहिए। धर्म, दोनों में समान धार्मिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। निम्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विषय के चयन, उच्च शिक्षा के लिए अवसर देना, खेलकूद के क्षेत्र में अवसर देना, आर्थिक क्षेत्र में सहभागिता, राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहभागिता, जैसे समूह नृत्य, लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए कृषि के कार्य, एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट एंड गाइड दोनों के लिए होना चाहिए। लड़कियों को शिक्षण, भ्रमण एवं यात्रा के अवसर देने चाहिए। महिला सशक्तिकरण, रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम, महिला शिक्षा के लिए संगठित कार्यक्रम आदि। बैनर्स एवं पोस्टरों द्वारा जागरूकता फैलाना चाहिए। अभिभावकों को लड़कियों के महत्व एवं अधिकारों के बारे में अवगत कराना, लड़कियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कराना, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आदि। लड़कियों के विषय में सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करना, लड़कियों में स्व अवधारणा एवं स्व महत्व का विकास करना, उनके समक्ष सफल बेटियों का उदाहरण रखना, जैसे कल्पना चावला, किरण बेदी, साइना नेहवाल के उदाहरण, मैरी कॉम के उदाहरण प्रस्तुत करना। शिक्षण, शास्त्रीय विधियों को बदलना, पाठ्यचर्या विधि, मूल्यांकन विधि को बदलकर लड़कियों की सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है। जेंडर रूढ़िवाद के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। जेंडर के मनोसामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब वाद शब्द किसी विषय के साथ जुड़ता है तो वह अपने साथ एक विचार, चिंतन, क्रांति, संघर्ष और आंदोलन के बीच लेकर चलता है। जैसे जैसे यह वाद का बीज पनपता है, बढ़ता है, वैसे वैसे वाद के संबंध में
विभिन्न प्रकार के विचार व अनेक दृष्टिकोण सामने आने लगते हैं। फिर सहमति और असहमति का दौर चलता है, विभिन्न व्यक्तियों के विचारों में टकराहट होती है। इस विचार द्वंद्व से वाद का एक रचनात्मक और सकारात्मक पक्ष सामने आता है, जिसमें समाज के अधिकांश लोगों का हित समाहित होता है। निश्चय ही नारीवाद स्त्री के हित में किया जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन है जो विभिन्न कारणों को लेकर विश्व भर में फैल चुका है। नारी का शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार सभी देशों में कमोबेश रूप में उपस्थित है। नारीवाद को स्पष्ट करते हुए वृंदा करात लिखती हैं, नारीवाद और महिला मुक्त आंदोलन जो अलग अलग वस्तुएं हैं। नारीवाद एक विचारधारा है जिसके आधार पर महिलाओं की मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं। इसके अनेक रूप हैं, अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, इन्हें समय समय पर अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है। मसलन एक नारीवाद वह है जिसका मानना है कि हर पुरुष और हर स्त्री के मध्य एक विरोध है, जो सामाजिक अंतर्विरोध में सर्वप्रमुख अंतर्विरोध है। कुछ लोगों की समझ में यही बुनियादी नारीवाद है। दूसरी नारीवाद है समाजवादी नारीवाद, जो समाजवादी व्यवस्था में तो विश्वास रखता है, लेकिन जिसका मानना है कि समाजवाद की विचारधारा में वर्ग को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि स्त्री होने के कारण उस पर होने वाले शोषण को अधिक उजागर करने की जरूरत है। तीसरा वाद है इसेंशियलिस्ट तात्विक है, जिसकी मान्यता है कि जननी होने के कारण स्त्री की प्रकृति पुरुष से भिन्न है, जैसे पुरुष का हिंसक और स्त्री का शांतिप्रिय होना, और पुरुष की तुलना में स्त्री का प्रकृति से अधिक गहरा मानवीय सरोकार रखना है। नारीवादी अवधारणा कई प्रश्नों से गुथी हुई है। विभिन्न विचारकों ने अलग अलग कोण से नारीवादी विचारधारा को तराशने का प्रयास किया है। इस तराशने की प्रक्रिया में बहुत सी चीज़ें समांतर चलती हैं। किसी एक चीज़ या तथ्य को लेकर नारीवादी विचारधारा को एक फ्रेम में नहीं जड़ा जा सकता है। नारीवादी विचारधारा में भी स्त्री ही केंद्र में है। उसके चारों ओर जो घेरा बनाया गया है, उसके आधार पर उसे पुरुष की तुलना में कहीं छोटा ठहराया गया है। यह शिद्दत के साथ उछाला जाता है कि प्रकृति ने ही जेंडर के आधार पर स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है। दोनों की शारीरिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न है। पुरुष बाह्य संसार में शक्तिशाली है और अपनी शक्ति से विजय पताका फहराता आया है। नारी तो गृह शोभा है, घर के कार्य में निपुण है, श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से दोनों असमान है, क्योंकि दोनों की क्षमताएं, शक्ति, बौद्धिक योग्यता में भी अंतर है। इस जेंडर विभेद को लेकर अनेक विचार प्रकट किए जाते हैं। अनामिका नारीवाद की 3 मूल प्रवृत्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहती हैं, फेमिनिज्म की 3 मूल प्रवृत्तियां हैं। पहला है जेंडर एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट है। दूसरा सत्तात्मक व्यवस्था में आचार संहिताएं जो कि पुरुषों की बनाई हुई हैं, इसलिए स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के प्रति इसका रवैया पक्षपातपूर्ण होता है। स्त्रियों को विकास के समान अवसर भी कृपापूर्वक दिए जाते हैं। तीसरा है भविष्य का जो जेंडर शोषण मुक्त समाज होगा, उसे गढ़ने में स्त्रियों के कार्यक्षेत्र, प्रेम, प्रजननादि का अनुभव, मूलक वृत्तांत और उसकी भाषा तथा शिल्प के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास बहुत निर्णायक सिद्ध होंगे। इस प्रकार फेमिनिज्म के 2 दायित्व हो जाते हैं, पहला जेंडर स्टीरियोटाइप पर प्रहार और दूसरा स्त्री मन और शरीर की सही समझ का विकास। वाद शब्द अपने साथ विषय से संबंधित सहमत और असहमत की विचारधारा को लेकर चलता है। देश विदेश में विद्वानों के अपने खेमे हैं, वे प्रत्येक विषय को एक विशेष सिद्धांत व विचारधारा के तहत देखते, परखते, विश्लेषित करते हैं, पर प्रत्येक सिद्धांत अपने विचारों की भूमि पर नए बीज भी होता है, जो आगे चलकर एक संप्रदाय अथवा स्कूल का रूप ले लेते हैं। इस दृष्टि से हम कुछ निम्नलिखित सिद्धांतों को देखने का प्रयास करेंगे। पहला है धूर्ण नारीवाद, जिसे हम रेडिकल नारीवाद विचारधारा कहते हैं। कोई भी विषय सदैव उसी रूप में नहीं रहता, उसकी अंतर्वस्तु में निरंतर बहुत सी चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। विषय को लेकर कई विचारधाराएं जन्म लेती हैं। एक ही समय में एक ही विषय पर विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हैं। इस तरह एक ही विषय पर विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। नारीवादी विचारधारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। यही चिंतन और विचारधारा की प्रवृत्ति होती है। रेडिकल नारीवादी विचारधारा स्त्री देह को लेकर जो विभिन्न प्रकार से शोषण का शिकार बनती है, उसका विरोध करती है, जैसे बलात्कार, वेश्यावृत्ति आदि। सीमा दास रेडिकल नारीवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखती हैं, दरअसल रेडिकल नारीवाद में निहित रेडिकल शब्द का यह अर्थ अतिवादी या हठ धर्मी कतई नहीं है। इसकी उत्पत्ति जड़ के लिए लैटिन शब्द से हुई है। रेडिकल नारीवाद सिद्धांत में पुरुष द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को समाज में व्याप्त सब प्रकार के सत्ता संबंधों की गैर बराबरी की जड़ में देखा जाता है। रेडिकल नारीवादियों के हिसाब से महिलाओं की यौनिकता और प्रजनन की क्षमता दोनों महिलाओं की शक्ति और उसके उत्पीड़न की जड़ में ही होते हैं। इस सिद्धांत के पक्षधर और परोपकार लिंग के किसी भी प्रकार की दोहन और उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होते हैं। दूसरी ओर इस सिद्धांत में भी स्त्री को अनेक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है, इसलिए एक लंबे समय तक स्त्री को सत्ता में भागीदारी से वंचित रखा गया। जैविक धारणाओं का जो स्त्री पुरुष को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है, रेडिकल नारीवादी विरोध करते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिंग भेद के विरुद्ध आवाज बुलंद की गई। ऐसे घटनाओं की स्थापना की जाने लगी जो पुरुषवादी सत्ता का विरोध करते थे। रेडिकल विचारधारा के अनुयायी किसी ठोस सिद्धांत को लेकर नहीं चल रहे थे, पर ये नारीवादी जमीनी आंदोलनों से जुड़े थे। यदि रेडिकल नारीवादी विचारधारा का विश्लेषण किया जाए तो निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं। पहला है नारीवादी विचारधारा के पक्षधर यौन उत्पीड़न का विरोध करते हैं। दूसरा, नारी देह सौंदर्य मात्र नहीं है। तीसरा, यह विचारधारा पुरुषों से नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक वर्चस्व के प्रति विरोध दर्ज करती है। चौथा, विभिन्न संस्थाओं के संरचनात्मक ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक। इसमें इस रूप में परिवर्तन किया जाए जिससे स्त्री को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सके। फिफ्थ है लिंग भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष के मध्य किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाए। जैविक सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया। मातृशक्ति के रूप में नारी के प्रदर्शन को यह सही नहीं मानती। मातृशक्ति की अवधारणा को धार्मिक जामा पहनाकर उसे बहुत से सामाजिक कार्यों से पृथक कर आदर्शों का लबादा उठाया जाता है, जो नारी के प्रगति में बाधक है। लिंग भेद की सोच और मानसिकता स्त्री की जीवनशैली और कार्यशैली को पृथक ढंग से करते हैं, जिससे उनकी पहचान अलग हो जाती है। इस प्रकार यह भेद समाप्त हो।
नारी जन्म से ही नारी नहीं होती, बल्कि उसे समाज बनाता है। इसलिए समाज की सोच में बदलाव लाना है। उन्हें मातृत्व प्राप्त करने हेतु विवश न किया जाए। नारी मात्र यौन संतुष्टि का ना तो साधन है और ना ही वस्तु। वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वतः ही अपने पक्ष में है, जिससे पुरुषों का किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। नारीवादी विचारधारा के समर्थक उस पुरुष प्रधान संस्कृति का विरोध करते हैं जिसे उन्होंने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर गढ़ा है। वास्तव में सन 1949 में सिमोन दी बोवार की सेकंड सेक्स प्रकाशित होने पर नारी जगत को संघर्ष करने की एक नई रोशनी दिखाई पड़ी। आरंभ में वे नारीवादी नहीं थी, लेकिन कालांतर में वे नारीवादी बन गई। सिमोन उन बातों पर जोर देती हैं जो नारी को नारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे गैर महत्वपूर्ण कार्य स्त्रियों से कराए जाते हैं। इस तरह व्यावसायिक और सरकारी कामों में भी स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं है। इसलिए वे इन सभी चीज़ों की आलोचना करती हैं और विरोध दर्ज करती हैं कि स्त्री पुरुषों के मध्य दोहरे मापदंड क्यों हैं। वे इस बात पर जोर देती हैं कि स्त्री की मुक्ति का मार्ग स्वयं स्त्री बनाएगी और इसके लिए उसे स्वयं संघर्ष करना होगा। उसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। वास्तव में नारीवादी विचारधारा ने उन समस्त चीज़ों का पर्दाफाश किया जिनके द्वारा पुरुष स्त्री पर अनादिकाल से एक अधिकार जमाए हुए थे, उनके देह सौंदर्य पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। नारीवादी विचारधारा के समर्थक जैविक निर्णयवाद के पक्षधर हैं। इस आधार पर इनके सिद्धांत की कटु आलोचना की जाती है। इस तरह एलन मेयोर और इल्ने शोवाल्टर ने स्त्रियों की साहित्यिक अभिव्यक्तियों एवं उपसंस्कृतियों को एक प्रगतिशील परंपरा के रूप में स्थापित किया। उपसंस्कृति के प्रगतिशील प्रस्तुतिकरण ने नारी समाज की एक ऊर्जा युक्त चेतना को प्रोत्साहित किया, जिससे वे अपने अस्तित्व एवं अस्मिता का संघर्ष कर सके। इस तरह नारीवादी विचारधारा ने एक ठोस स्वरूप धारण किया। समाजवादी नारीवादी मार्क्सवादी नारीवाद। वास्तव में समाजवादी चिंतन का आरंभ कार्ल मार्क्स के द्वारा हुआ। मार्क्स वह प्रथम दार्शनिक है जो आर्थिक सामाजिक घटनाओं को भाववादी आधार पर नहीं देखते हैं। उन्होंने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से किया। उनका संपूर्ण सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। मॉरिस कॉर्नफोर्थ समाजवाद के लिए लिखते हैं, समाजवाद संपूर्ण समाज की भौतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व और उनके उपयोग की व्यवस्था है, क्योंकि समाज के आर्थिक आधार के ऐसे बुनियादी रूपांतरण से ही पूंजीवाद से उत्पन्न दोषों को समाप्त किया जा सकता है और नई शक्तिशाली तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। समाज की बनावट और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों का टूटना बढ़ना उत्पादन के साधनों पर निर्भर करता है। उत्पादन के साधनों पर जैसे जैसे व्यक्ति का एक अधिकार होते जाता है और इसी बिंदु से श्रमिक वर्ग का शोषण आरंभ हो जाता है। इस शोषण में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित है। व्यक्ति संपत्ति में वृद्धि के साथ नारी भी पुरुष की एक संपत्ति बन गई, एक वस्तु बन गई, पुरुष पर निर्भर हो गई। वह दास की तरह परिवार में रहने लगी। स्वतंत्रता, अधिकार आदि उसके पास कुछ नहीं थे। कुछ था तो उसके पास परिवार की चाकरी करना। नारी शोषण की नींव आर्थिक ढांचे पर मनुष्य के एक अधिकार से जन्म लेती है। उद्योगों व औद्योगिकरण की प्रगति के साथ नारी के शोषण व उत्पीड़न और दोहन में वृद्धि होती जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ नारी शोषण और उत्पीड़न में तीव्रता से वृद्धि होती जाती है। समाजवादी विचारक इस व्यवस्था के विरोधी हैं। वे व्यक्ति संपत्ति को शोषण का मूल कारण मानते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर वर्ग का एक तरफा अधिकार होता है। वास्तव में मार्क्स का समाजवादी फलसफा औरत की समाज में आर्थिक सामाजिक स्थिति, शोषण के ढंग और पूंजीपतियों की नीतियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करती हैं। मार्क्स की अवधारणा को एंगल्स ने एक और कोण से विचार करने के लिए सुझाव दिया कि महिलाओं की दासता को जीव विज्ञान अथवा जैविक आधार पर जानने के बजाय इसे इतिहास में खोजना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि किसी भी प्रकार की समस्या के विकास में एक प्रक्रिया निरंतर कार्य करती रहती है। नारी की विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए इतिहास के विकास की प्रक्रिया को, जो विभिन्न घटनाओं से जुड़ी है, जाने बगैर हम किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। समाजवादी विचारधारा के नारीवादी समर्थक एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि परिवार में नारी जो घरेलू कार्य करती है, उसका कोई पारिश्रमिक उसे नहीं दिया जाता। विलायत से निकलने वाली पत्रिका न्यू लेफ्ट रिव्यू के पृष्ठों पर चली बहस के बारे में लिसे वोगेल ने लिखा है कि यह बहस सिर्फ एक मार्क्सवादी पंडिताऊ बहस नहीं थी, बल्कि महिलाओं द्वारा घरों में किए जाने वाले काम पर प्रकाश डालने तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ इस काम का क्या संबंध है, इस पर केंद्रित थी। पूरी बहस के बीच में जो बात उभर के सामने आई वह यह थी कि महिलाओं को जो घर में काम करती हैं और जिसकी कोई मजदूरी उन्हें नहीं मिलती, उस काम का अर्थव्यवस्था से संबंध है तथा पूंजीवादी के अंतर्गत परिवार एक महत्वपूर्ण आर्थिक और विचारात्मक तथा मनोवैज्ञानिक भूमिका अदा करता है। इस प्रकार सैद्धांतिक तौर पर मार्क्सवादी विचारकों ने भी महिलाओं के घरेलू काम को एक महत्वपूर्ण विचार योग्य विषय के रूप में स्वीकार किया। नारीवाद के पक्षधर और समर्थकों का कहना है कि पूंजीवाद और वृत्तसत्ता एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं। निश्चय ही यह उत्पादन के साधन ही है जिस पर पुरुषों का वर्चस्व है। परिवार पर भी पुरुष का आधिपत्य है। वृत्तसत्तात्मक ढांचे में नारी चाहे परिवार की हो अथवा किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करती हो, वह पुरुष के अधीन ही रहती है, क्योंकि वह साधनहीन है। वह उत्पादन कार्य में अपना श्रम बेचती है, पर उत्पादन की मालकिन कभी नहीं बन पाती है। इस मालिकाना शोषण के विरोध में नारीवादी है। पूंजीवादी व्यवस्था में नारी श्रम व शोषण को अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा से बेहतर रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि पूंजीपति वास्तविक श्रम से जिस वस्तु का निर्माण करता है उसका बहुत कम पारिश्रमिक श्रमिक को देता है। अधिकांश लाभ पूंजीपति के हिस्से में आता है। हालांकि विकास की आरंभिक अवस्था में नारी का दोहन उतना नहीं हुआ जितना कि औद्योगिकरण के पश्चात, क्योंकि यह महसूस किया जाने लगा कि औरत का कार्यक्षेत्र बाहर नहीं है वरन परिवार है। इस तरह नारी परिवार में सिमट कर रह गई और घर के कार्यों में उसे लिप्त कर दिया गया। यह पुरुष प्रधान समाज की नीति थी कि उसे गृहलक्ष्मी कहकर धार्मिक और नैतिक जामा भी पहना दिया गया। इसलिए कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम की गोली कहते हैं। धर्म ने इस प्रकार की आचार संहिता को गढ़ा है जिसमें स्त्री कभी परिवार के बंधनों से मुक्त न हो सके। समाजवाद अंधविश्वासों में लिप्त धर्म का खंडन करता है जो नारी को दास बनाए रखने में सहायक हो। समाजवाद नारी स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। वह स्त्री और पुरुष के श्रम में भेद नहीं करता और न लिंग भेद के आधार पर नारी का शोषण करता है।
समाजवादी विचारधारा के विद्वानों का यह मत है कि वर्ग भेद लिंग भेद को जन्म देता है, इसलिए समाजवादी वर्ग विहीन समाज की स्थापना में विश्वास करते हैं। पर यह वास्तविक जगत में संभव नहीं। इतना अवश्य अवश्य है कि यदि वर्ग भेद कम होंगे तो शोषण भी कम होते जाएंगे, और यह तभी होगा जब पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी और इससे उत्पन्न वृत्त सत्ता का अंत होगा। इस तरह जो वर्ग शोषण का आधार है उसके विरोध में मार्क्सवाद खड़ा होता है। मॉरिस कॉर्नफोर्थ इस संबंध में लिखते हैं, इस तरह मार्क्सवाद हमें सभी घोषणाओं और सिद्धांतों, सभी संस्थाओं और नीतियों के पीछे चालक शक्ति के रूप में वर्ग भौतिक और आर्थिक हितों को खोजना सिखाता है। यह हमें उन मतों और संस्थाओं का जो मजदूर वर्ग के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग की सेवा करते हैं, सम्मान करने की नहीं बल्कि विरोध करने की, नए विचारों और रूपांतरित संस्थाओं को जो पूंजीपतियों की शक्ति तोड़ने तथा उनके प्रतिरोध पर विजय प्राप्त करने और समाजवादी समाज स्थापित करने के लिए मजदूर वर्ग के नेतृत्व में तमाम मेहनतकश जनगण के व्यापक गठबंधन को संगठित और प्रेरित करने में सहायक होंगे, संघर्ष करने की शिक्षा देता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि नारीवादी चेतना के विकास में मार्क्सवादी विचारधारा अपनी सहमति नहीं रखती हैं, क्योंकि यह हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध खड़ा होना होता है, चाहे वह नारी शोषण हो अथवा पुरुष। सरला माहेश्वरी भी वर्ग और लिंग पर आधारित असमानताओं के संबंध में लिखती हैं। जो समाज जाति वर्ग लिंग के आधार पर टिकी हुई असमानताओं से भरा हुआ है, उसमें औरत के प्रति समानता और न्याय पर टिका हुआ व्यवहार हासिल करना एक लंबे संघर्ष की अपेक्षा रखता है, खासतौर पर इधर के वर्षों में जिसमें महिलाओं पर संगठित हिंसा हो रही है। सांप्रदायिक और जातीय दंगों में तो हम उपभोक्ता संस्कृति द्वारा औरतों के विरोध की जा रही संगठित हिंसा का ताजा व भयावह उदाहरण है। मार्क्स ने स्वयं नारी को केंद्र में रखकर चिंतन नहीं किया है, क्योंकि वह समग्र समाज को शोषण मुक्त करने के पक्षधर थे। इतना अवश्य है कि जब देश की आर्थिक शक्तियां पूंजीवादी व्यवस्था से मुक्त होगी, नारी की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। उसका आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद के दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रतिफल है। सारांश में है, लिंग एक जैविक शब्द है जो स्त्री और पुरुष में जैविक भेद को दर्शाता है। वही जेंडर शब्द स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। जेंडर शब्द से हमें इस बात का इशारा मिलता है कि जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद दिखते हैं वे प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा बनाए गए हैं, और इसमें यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह भेद बनाया हुआ है तो दूर भी किया जा सकता है। समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के पीछे समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत बचपन से ही बालक बालिकाओं का अलग अलग ढंग से पालन पोषण किया जाता है। इस फर्क को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। लड़कियों को घरेलू कामकाज सिखाए जाते हैं, जबकि लड़कों को बाहर के लड़कियों को दयालु कोमल स्वभाव रखने वाली, सहृदय और घरेलू तथा संस्कारी बनाया जाता है, जबकि पुरुषों को मजबूत ताकतवर सख्त और वीर बनाया जाता है। जेंडर की यह घिसी पिटी सोच वृत्त सत्ता को स्थापित करती है, जो पुरुषों को ऊपर और महिलाओं को नीचे रखती है। वृत्त सत्ता हर मानव समाज में व्याप्त है। यह असमानता पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जो लिंग संबंधी श्रम विभाजन और लैंगिकता को फैलाता है। यह पुरुष लैंगिकता को विशेष अधिकार और प्रतिरक्षित करता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर पुरुष हर चीज का मापदंड बन जाता है, महिलाओं का कोई महत्व नहीं होता, जिस पर इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाता है। ये समाज, परिवार, धर्म, संचार माध्यम, लॉ एक्ट, विधि, नियम, विनियम आदि सभी सत्तात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, और ये पुरुष केंद्रक लोकाचार को वैध और अविरल बनाए रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावशाली सामाजिक व्यवस्था में सिनेमा, साहित्य, पेंटिंग, फैशन, दर्शन और धर्म आदि में लैंगिक रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा दिया जाता है और उसे पुनः स्थापित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में समानता होनी चाहिए, और समानता सिर्फ नाम मात्र ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप में होनी चाहिए। संदर्भ में है कमला भाषण, अंडरस्टैंडिंग कैलिफोर वुमन 2000 नई दिल्ली, और कॉलिन फेरेली, इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी 2004 नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन लंदन 1000 ऑक्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।